मेरे पास उस समय सिर्फ 60,000 रुपये थे। जहाँ पे अपनी को बिजनेस करना है उस फील्ड की पहले प्रॉपर जानकारी लेना, किसानों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और अच्छे रेट में मिलना चाहिए। वो कहीं ना कहीं गैप था मार्केट के अंदर। बस कम से कम उसको इतना नॉलेज हो उनके अंदर, इससे कल कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सकिंग पेस्ट क्या होता है, हेलियोथिस क्या होता है, इसमें इल्ली कौन कौन सी होती है, रबी की क्रॉप कौन सी होती है, खरीफ की क्रॉप कौन सी होती है, तो किस तरह से वो कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। स्किल्स अगर इंसान में हो, कोई भी आदमी, उसके चांसेस हैं कि वो एक अच्छी जॉब लैंड हो। कोई भी कंपनी अगर आप पे इंटरव्यू लेती है तो आपसे बेसिक चीज़ें पूछेगी। टाइम में भूखा रहता था और एक टाइम फील्ड में 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करने के बाद मैं उसके लिए तैयार किया। आपको कंफर्ट तो छोड़ना पड़ेगा और कुछ सीखना पड़ेगा। आज का ये पॉडकास्ट एक पॉडकास्ट नहीं, एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। क्योंकि जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन देश का किसान सिर्फ फसल नहीं उगा रहा है वो देश का फ्यूचर। और इस फ्यूचर को सुधारने, समझने और इनोवेशन की ओर बढ़ाने के लिए इज दिस ऑल पॉडकास्ट ऑल अबाउट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप एक जीरो से लेके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, क्या चैलेंजेस एक एग्रीकलचर बिजनेस में हो सकते हैं, आज के जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर को, उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एक अच्छी जॉब में लैंड अप होने के लिए। एंड ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस विद अ वेरी एक्सपर्ट स्पीकर जिन्हें 25 प्लस ईयर्स का एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस है और आज एक बहुत ही सक्सेसफुल 20 ईयर्स से एक एग्रीकल्चर कंपनी चला रहे हैं। वेलकमिंग मिस्टर सुरेंद्र कुमार बंसल, विच हैपेंस टू बी माय फादर, जो बहुत ही छोटे गांव मुरैना शहर से आते हैं। तो लेट्स डीप डाइव इनटू हिज एक्सपर्टीज एंड व्हाट ही ब्रिंग्स टू दिस पॉडकास्ट एंड समझते हैं कि किस तरीके से उनने एक बहुत ही सक्सेसफुल 5 CR प्लस का बिजनेस आज खड़ा किया है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम इस चैनल पर इसी तरीके से इंफॉर्मेशन देते रहें। स्वागत है आपका सीकेसी के पहले एपिसोड में। कैसा लग रहा है आपको हमारे एपिसोड में आकर? नमस्ते मेरे सभी दर्शकों को और जो मेरे श्रोता हैं, जो मेरी सुन रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और ये मेरे के लिए बहुत अच्छा है कि मैं किसी के सामने अपनी बात को रखने का एक मेरा जो जरिया आप लोगों ने दिया है, जिससे मैं अपने दिल की बात बता सकूं और मैंने अपने जीवन में जो भी सीखा है वो मैं लोगों को बता सकूं। मैं समझता हूं इससे अच्छा कोई जरिया नहीं हो सकता जिससे मेरी वो आवाज जन जन तक पहुंच सके। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, हमें इस अपॉर्चुनिटी का मौका दिया कि हम हमारी आवाज लोगों तक पहुंचा पाए। हमारा इस पॉडकास्ट का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो भी नई बातें हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो कि किसान को पता होना चाहिए, जो भी इनोवेशन है नया, जो कि सबको पता होना चाहिए, उसके बारे में है। तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मुझे पता है कि आपकी जर्नी एक बहुत ही कठिन जर्नी हुई है और बहुत सरल जर्नी नहीं थी ये आपकी, बहुत ही कठिनाई से भरी थी, समस्याओं से भरी थी। तो इस जर्नी में आपको क्या इंस्पिरेशन मिली कि आज आप इतने अच्छे मुकाम पर खड़े हुए, इतने सक्सेसफुल हैं? क्या इंस्पिरेशन रही आपकी और किस तरह से आपने इन चैलेंजेस को पार करके आज आप इस सक्सेसफुल मुकाम पे हैं? कोई भी चीज को पाना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको कोई भी नया मुकाम बनाना है तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। ये सफलता की पहली कुंजी है। इस कुंजी और मेरे माताजी और पिताजी एक बहुत मध्यम परिवार से आते हैं। उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष करके, हम चार भाई बहन थे, उनको पाला पोसा और उनसे जितना बन सका उतना हमको शिक्षा देने की कोशिश की। पर मेरे को बीच बीच में लगता था कि हमारे पास इतने सक्षम नहीं है कि हम एक अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ सकें और एक अच्छी शिक्षा पा सकें और घर बार को चला सकें। तो ऐसी स्थिति में मैंने 10वीं से ही ये प्रण कर लिया कि मैं अपनी शिक्षा तो नहीं छोड़ सकता, पर शिक्षा के साथ हाँ कुछ परिश्रम करके, कुछ धन का अर्जित करके, और मैं माँ बाप का भी हाथ पैर को बढ़ाऊं और व्यापार को बढ़ाऊं उनके, जिससे उनसे कुछ पैसे की अर्निंग हो
उससे जिससे घर भी चले और मेरी एजुकेशन भी आगे बढ़ती रहे। तो मैं इसको बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि मैं 10th पास तक वहाँ पढ़ा, उसके बाद मेरे को 12वीं तक पढ़ा मैं बड़ी मुश्किल से। उसके साथ साथ मैं काम भी करता था और सुबह से लेके शाम तक स्कूल जाने के बाद, दोपहर तक स्कूल होने के बाद मैं स्कूल में कुछ बंक मार के कुछ दिन स्कूल जाता था, कुछ दिन मैं परिश्रम करके और अपना खुद का एक सेल्स में काम करता था और घर घर मार्केट में जाके कुछ पैसे की जो अर्निंग होती थी उससे मैं अपने ट्यूशन की फीस देता था और स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल से हम अर्निंग करके उसको लाते थे और उससे हम अपनी स्कूल की फीस भरते थे। ऐसे तैसे करके 12वीं किया। उसी समय मेरे माता पिताजी ने बोला कि आप एक मेडिकल की परीक्षा दीजिए और मैं मेडिकल की तैयारी की, पर लकीली मेरा साथ नहीं दिया और मेरे को 2 साल मैंने बहुत प्रयास किया पर मेरा उसमें नहीं हुआ। इन बिटवीन मेरे को पता चला कि हम एक एग्रीकल्चर के एग्जाम होता है, उसको आप देते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर आपको एक सरकारी नौकरी मिल सकती है। उस बिहाफ पे मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा, पर जब तक डिग्री होते होते मेरे को पता चला कि इसमें 10 साल से एग्रीकल्चर के अंदर कोई वैकेंसी नहीं निकली है। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, वहां से मैं बाहर निकला। मेरे को कोई जॉब नहीं था प्राइवेट में, फिर भी मैंने क्या किया, अगर मेरे को मेरे फील्ड में जॉब नहीं मिला तो मैंने टेम्परेरी अपने आप को स्थिर रखने के लिए, अपनी जीवन यापन को चलाने के लिए टेम्परेरी 1 या 2 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के अंदर काम किया। जो हमारे यहाँ पे ग्वालियर है, ग्वालियर के अंदर एक मेला लगता है जनवरी में, तो उस मेले के अंदर मेरे को बड़ी मुश्किल से एक सेल्स की दुकान पर जॉब मिला और मैंने उसको बड़े शिद्दत से काम किया वहां पर। और जो मेरे को उनके प्रोफेसर, जो भी उनके वहाँ के जो ओनर्स थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में मैंने पास किया। पास करने के बाद उन्होंने मेरे को जो टारगेट दिया वो टारगेट अचीव किया। उस टारगेट को अचीव करने के बाद उन्होंने मेरे को इंसेंटिव के रूप में 2 शर्ट दी। तो ये मेरा पहला इंसेंटिव था उस लाइफ के अंदर। पर उन सब चीजों के साथ साथ फिर मैंने अपने एग्रीकल्चर के अंदर मैंने इंटरव्यू दिए, पर मेरा वहाँ कहीं हुआ नहीं। फिर मैं इंदौर आया, मेरे को पता चला कि आप इंदौर में बहुत सारी कंपनियां हैं, आप उसमें इंटरव्यू देंगे तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। पर यहाँ पे आने के बाद मेरे पास इंदौर तक आने के भी पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से बस वाले से मिन्नत करके और मैं यहाँ तक आया। और मैं यहाँ पे, हमारा एग्रीकल्चर हॉस्टल है, मैं उसमें रहा और रहने के बाद मैंने सारी चीज़ों को बहुत प्रयास किए, तो एक जगह मेरे को नौकरी मिली। उसमें भी फील्ड का एक जॉब था, एक्सटेंशन वर्क था, जिसमें फार्मर के पास जाना था। तो उसमें उन्होंने बोला कि आप जॉब कर लोगे, तो मैंने बोला कि मेरे को किसी भी हालत में जॉब चाहिए सर, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए। तो मेरे लिए इतना वो प्रयास जो मेरा था वो विफल नहीं होना चाहिए और मैं अपने घर वालों को भी ये नहीं बोल सकता था कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा। तो मेरे को जो भी जॉब मिला शुरुआत में, मैंने उसको स्वीकार किया, चाहे उसमें मेरे को कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़ा। और उसमें वास्तव में मेरे को एक टाइम में भूखा रहता था और एक टाइम फील्ड में 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करने के बाद मैं उसके लिए तैयार किया। पर वो 6 महीने मेरे लिए बहुत कठिन समय था और हमारे साथ के बहुत सारे जो लोग थे वो घर वापस हो गए, पर मैं उन सब चीजों से चैलेंजेस लिए और मैं आगे बढ़ता रहा। ये बहुत ही एक प्रेरणात्मक और बहुत ही कठिनाई से भरी आपकी जर्नी रही थी। ये जैसा कि अभी तक हमने आपकी जर्नी सुनी, और मैं सभी से ये बोलना चाहूंगी जो भी हमें सुन रहे हैं कि जो भी कठिनाइयां आए जीवन में, उससे हमें घबराना नहीं है, उससे हमें निकल कर आगे बढ़ना है और एक सक्सेस के मुकाम पर पहुंचना है। आपने जैसे बताया कि आपको कुछ कठिनाइयां आई जब भी आपका एक फ्रेशर थे, आपका एग्रीकल्चर जब भी खत्म हुआ तब एक फ्रेशर के रूप में आप मार्केट में आए, तो आपको किस प्रकार की कठिनाई आई? जैसे कि क्या मेजर क्या चैलेंजेस तो थे? चैलेंजेस तो हर जगह रहते हैं, पर ऐसी जब मैं अपने जो आज की डेट में जो ग्रेजुएट कर रहे हैं बच्चे, जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो उनको उसके लिए उनको प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि वो कम से कम 4 साल की, 4.5 साल की जो डिग्री है उसमें वो अच्छे तरीके से पढ़ें। पढ़ने के बाद कम से कम उसको इतना नॉलेज हो उनके अंदर कि कहीं इंटरव्यू देने की पोजीशनिंग में हो। तो इसलिए, और कंफर्ट जोन से पहले तो बाहर निकलना पड़ेगा बच्चों को। अगर वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, वो सोचते हैं कि डिग्री कर लिया तो एक हमको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, 30-40 हजार 50 हजार रुपए मिलेंगे और एक हमको एक 4 व्हीलर गाड़ी मिलेगी घूमने के लिए, ऐसा नहीं होता है।
आपको जब आप कमर्शलाइज तरीके से अगर किसी कंपनी में जाते हैं, तो कंपनी अगर आपको 20,000, 25,000, 30,000 रुपए सैलरी देती है, तो वो आपसे कम से कम 2 लाख रुपए का बिजनेस चाहेगी, या 2 लाख रुपए कम से कम आपसे कमाएगी, तो आपको 30,000 रुपए देगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ये लगता है कि निराश नहीं होना चाहिए बच्चों को। कम से कम उन बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हमको एक पहले सीखना है, और सीखना जब तक अगर सीखना है तो हमको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हमको जहाँ पे भी मिलता है, तो कम से कम सीखने के लिए 1 साल 2 साल कम से कम पहले सीखना चाहिए एग्रीकल्चर में। उसके बाद फिर कुछ एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एक तो ये हो गया उनके लिए, तो सबसे जरूरी है। तो आप जो भी फ्रेशर्स हैं उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि जो भी जॉब्स हैं उसके लिए किस प्रकार से वो प्रिपेयर हो और एक मार्केट रेडी बने, जिससे वो एक अच्छे पैकेज में लैंड हो पाए, उनको अच्छी कंपनी मिले? क्योंकि हर एक बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले, एक अच्छा पैकेज मिले। तो आपको क्या सलाह रहेगी उन बच्चों के लिए? सबसे पहले तो ये है कि एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छा यूनिवर्सिटी है उससे डिग्री करना चाहिए। अगर आपने कहीं से भी डिग्री अगर कर भी ली है, तो कम से कम अपने क्षेत्र के अंदर उसको जो बेसिक नॉलेज है वो उसको कंप्लीट करना चाहिए। आज की स्थिति में ये है कि वो पढ़ने से बच्चे दूर भागते हैं, और जब उनको नॉलेज ही नहीं होगा तो कैसे दूसरों को समझाएंगे। तो इसलिए मैं उनसे पहले कहना चाहूंगा कि वो अगर जॉब की तलाश में अगर बाहर निकलते हैं घर से, तो कम से कम उसके जो सराउंडिंग में, जैसे अगर वो कोई एमपी से रिलेटेड है या कोई कहीं जिस स्टेट का हो, उस स्टेट के आसपास 100-150 किलोमीटर में जो भी क्रॉप लगती है उसका क्रॉप का पूरा मैनेजमेंट सीखना चाहिए उसको। कम से कम 2 या 3, 5 क्रॉप की उसको कम से कम एक पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पूरा आना चाहिए, जिससे कल कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सकिंग पेस्ट क्या होता है, हेलियोथिस क्या होता है, इसमें इल्ली कौन कौन सी होती है, रबी की क्रॉप कौन सी होती है, खरीफ की क्रॉप कौन सी होती है, तो किस तरह से वो कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। क्या होता है आज की डेट में, डिग्री करने के बाद मैंने कई बच्चों को देखा है जिनका मैंने अभी इंटरव्यू लिया, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि उनको एक बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनको एक बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। उसके बाद फिर कुछ एक्सटेंशन वर्क करना चाहिए। 1-2 साल एक्सटेंशन वर्क करने के बाद हाँ वो फिर बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, पर वो हिम्मत नहीं हारना चाहिए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए उनको। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। तो क्या ऐसी स्किल्स हो सकती हैं जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं कि वो स्किल तो एकदम मैंडेटरी हैं और उन स्किल्स पे उनको फोकस करना चाहिए, और जो भी उनके अर्ली डेज हैं कॉलेज के उन पे उसको फोकस करके उनको लर्न करना चाहिए? ऐसी कौन सी स्किल्स हो सकती है? स्किल्स अभी आज की डेट में, हमारे टाइम में तो खैर कुछ नहीं था। अभी आज की डेट में नई नई टेक्नोलॉजी आई है, एआई टेक्नोलॉजी आई है, ड्रोन प्रशिक्षण आया है, ड्रोन प्रशिक्षण कर सकते हैं। उसके बाद वो गूगल के ऊपर इन्फ्लुएंसर का भी काम कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, डिजिटल में जा सकते हैं, या किसी यूट्यूबर बन सकते हैं आप, उसमें कुछ अपनी प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं, एग्रीकल्चर की जानकारी दे सकते हैं, उससे भी आप पैसा अर्निंग कमा सकते हैं। जब आपका इन सब चीजों में अगर इंटरेस्ट बढ़ता है, तो जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग आपको देखते हैं, तो हो सकता है कि आपको एक अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिले। पर आप अगर कुछ करेंगे नहीं और बोलेंगे सिर्फ मेरे को जॉब चाहिए, तो मुझे नहीं लगता किसी को आज की डेट में जॉब मिल सकता है, क्योंकि जॉब के लिए आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। स्किल्स अगर इंसान में हो, कोई भी आदमी में हो, तो वो शायद उसके चांसेस हैं कि वो एक अच्छी जॉब में लैंड हो। बिल्कुल डेफिनेटली। अगर और वो अगर स्किल्स लेता है तो वो उनसे शायद जो भी 100 लोग हैं अगर पूल में, एक एम्प्लॉय के पूल में, तो उनसे शायद आगे कुछ एक आउटशाइन होकर उसका एक अपना इमेज हो सकती है। बिल्कुल, वो तो है ही ना। आप भाई, आज हम कॉलेज में से मेरे साथ ही 40 बच्चे थे, 40 बच्चों में से आज हमारे साथ में से 40 बच्चों में मैंने देखा कि हम 4 या 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से 10 से 15 लोग एक अच्छे जॉब में हैं, और 10 से 15 लोग आज खेती कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने वो कंफर्ट जोन को छोड़ा ही नहीं। राइट। तो आपको कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा और कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही हो जाएगा सारा काम, तो घर बैठ के आपको नौकरी मिलेगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो बिल्कुल सही बात है। कंफर्ट जोन से तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और शुरुआत में तो मैं तो ये कहूंगा
कि उसको कम से कम 2 या 3 साल तक तो इतनी कठिन परिश्रम करना चाहिए, उसको हम इतना अवेयर होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसकी पूरी जानकारी लेना चाहिए। पहले तो हमारे टाइम में तो गूगल पे ऐसा कोई जानकारी नहीं थी, अब तो बहुत सारी जानकारी है। वो चाहे तो किस तरह की जानकारी ले सकता है घर बैठे, अब तो कहीं भी नहीं जाना। और मैं तो एक और कहना चाहूंगा कि उसको जॉब करने से पहले या प्राइवेट सेक्टर में जाने से पहले उसको कम से कम एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई, सकिंग पेस्ट क्या हो गई, सिंथेटिक पैराथॉइड टेक्निकल कौन से हैं, सकिंग पेस्ट कौन सा है, सिस्टेमिक कौन सा फंजीसाइड होता है, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड कौन सा होता है। ये छोटी छोटी जानकारी है। अगर वो जानकारी अगर वो सामने वाले से आपसे पूछता है और आप उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे तो वो आपको कैसे सिलेक्ट करेगा मैडम। तो उसके लिए आपको ये कम से कम, मैं ये जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, तो मैं जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनको मैं अपना एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम खराब ना करें। इसके लिए आप एग्रीकल्चर से बाहर जब आप डिग्री पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो इसे एक समरी बनाएं कि हम किस तरह से एक इंटरव्यू फेस करना है, तो हमें क्या क्या पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इंटरव्यू में कोई भी कंपनी अगर आपका इंटरव्यू लेती है तो आपसे बेसिक चीजें पूछेगी, जैसे खरीफ की कौन कौन सी फसल हो गई, रबी की कौन कौन सी फसल हो गई, सकिंग पेस्ट क्या होते हैं, हेलियोसिस क्या होती है, भिंडी के अंदर अगर आपको कम से कम भिंडी हो गई, आपके एरिया की अगर कोई फसल है, सोयाबीन हो गई, कपास हो गई या वेजिटेबल्स कोई हो गई, तो उसकी थोड़ी सी जानकारी तो होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, उसके इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज चल रही हैं। तो ये छोटी मोटी अगर जानकारी है तो सामने वाले को भी इंटरेस्ट आता है कि हाँ ठीक है, अगर इसको 80% आता है तो मैं उसको 100 कर लूँ, अगर 60% आता है तो उसको 100 कर लूँ। अगर तुमको 0% आता है तो वो आपकी डिग्री को लेके करेगा क्या। तो ये चीजें मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर के और इस प्राइवेट सेक्टर में आना चाहता है तो थोड़ी सी अपनी नॉलेज को, स्किल को शार्प करे, तो जिससे डेफिनेटली उसको एक अच्छा पैकेज और अच्छी जॉब मिल सके। तो क्या आप शुरू से ही इस बिजनेस में थे, क्या आपने भी अपनी जर्नी की शुरुआत कोई जॉब से करी थी? मेरा एग्रीकल्चर कोई फील्ड भी नहीं था और एग्रीकल्चर से मेरा कोई नाता भी नहीं था, पर वो तो मैंने आपको बताया ना, मैं तो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाह रहा था, पर अनलकीली मैं एग्रीकल्चर में आ गया। और आने के बाद मैंने फिर इसको ही अपना जीवन यापन इसी में ही खत्म करने का सोच लिया है। और मैं इसी के अंदर मैंने 10 साल इसमें जॉब किया। जॉब में 2 साल एमपी में रहा। मैं यहाँ से जब निकला, महाराष्ट्र मेरा ट्रांसफर किया कंपनी ने। मैंने सबसे पहली मेरी कंपनी FIL रही थी, फंजीसाइड इंडिया लिमिटेड, उसमें मैंने 2 साल काम किया। फिर उसके बाद मेरे को दूसरी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली, जयश्री एग्रो, जो आज की डेट में क्रिस्टल फॉस्फेट लिमिटेड है। उसमें महाराष्ट्र में नांदेड़ हेडक्वार्टर पर काम किया, उसमें वहां रहा। फिर मैंने खानदेश एरिया में गया, जलगांव, धुलिया, नंदुरबार काम किया। फिर मैंने उसके बाद अपने सेंट्रल महाराष्ट्र बोलो तो अपना ये नॉर्थ महाराष्ट्र, जिसमें अपना नासिक, मैं नासिक में करीब 12 साल रहा। नासिक से मैं पूरा कोंकण एरिया और पूरा वेस्टर्न एरिया और पूरा खानदेश एरिया देखता था। उसमें मैंने वहां पे बहुत सारे चैलेंज आए, पर मैं चैलेंज से कभी घबराता ही नहीं था। मैंने तो वहां की लैंग्वेज को सीखा, जो मैं पहले बिल्कुल भी नहीं जानता था। चैलेंजेस मेरे सामने तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे वहाँ। आप एक हिंदी भाषी हैं, तो एक मराठी सीखने में क्या आपको चैलेंजेस है? कोई चैलेंज नहीं है मैडम। जो आपको जितना आज की डेट में आपको अगर बिजनेस करना है, मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है, जब उसके फायदे की बात होती है, आप किसी भी भाषा में बात करिए तो वो समझता है। अगर आप उसके फायदे की बात नहीं होगी तो आप उसकी लोकल लैंग्वेज में बात करोगे ना, तो वो आपको नहीं बैठा लेगा। ये बिजनेस का पहला रूल है। अगर जीवन में सक्सेस होना है तो आपको हमेशा उसके फायदे की बात आपको कहनी ही पड़ेगी। फिर आप किसी भी भाषा में बोलिए, आप किसी भी शब्दों में बोलिए, वो आपकी बात को सुनेगा और आपके साथ प्रभावित होगा। भी आप ये बोल रहे हैं, मैं तो महाराष्ट्र क्या, मैं तो कर्नाटक में भी काम किया। मैं 1 साल वहां गुलबर्गा में रहा। मेरे को तो कन्नड़ बिल्कुल भी नहीं आती थी, पर मैं फिर भी नहीं हारा। मैं तो वहां पर जाता था, मेरे को पता है कि उसको क्या चाहिए। जो भी बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हमेशा हमारे जो डीलर्स होते हैं, जिनके माध्यम से हमारा ये किसानों तक बिजनेस होता है, मेरे को पता है उसको 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए और दूसरा उसका रेट चाहिए। अगर उसको बेनिफिट दिखा दें तो आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, वो बिल्कुल बात करेगा आपके साथ और आपके साथ एक रिलेशन बना के और बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरह से आपने अपना बिजनेस शुरू किया? अभी आप यहाँ 20 साल हो चुके हैं आपको इस बिजनेस को रन करते हुए,
और आपको 25+ ईयर का एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में, तो आपने किस तरीके से आपका बिजनेस स्टार्ट किया, क्या इंस्पिरेशन रही उस वक्त आपको? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा और एग्रीकल्चर के अंदर मैं लोगों को हमेशा जुड़ता रहता था, मिलता रहता था, अपने डीलर्सों से भी मिलता था, कंपनी वालों से भी मिलता था। तो मैंने सारी चीजों को समझा। तो उसमें मेरे को उस समय एक चीज बहुत खल रही थी कि किसानों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और अच्छे रेट्स में मिलना चाहिए। वो कहीं ना कहीं गैप था मार्केट के अंदर। उस गैप को कम करने के लिए और साथ साथ मेरे को एक चीज बहुत क्लियर थी कि मैं जब भी जॉब करूंगा और आगे भी जॉब करूंगा, तो जॉब के अंदर मेरे को एक मेरा जो 10% का इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता रहेगा और 7 से 8% का इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, और मेरा प्रमोशन होकर हर साल 15 से 20% बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं मैं जो कमाऊंगा उतना ही खर्च होगा। तो ये मेरे लिए सबसे पहला इंस्पिरेशन था कि मैं अगर खुद का बिजनेस करूं तो शायद हो सकता है मैं इससे काफी आगे निकल सकूं। तो ये मेरे साथ, फिर मेरे साथ के जितने भी लोग थे, हमारा एक ग्रुप था औरंगाबाद में, हमारा एक ऑफिस हुआ करता था, उसमें हमारी मीटिंग हुआ करती थी। तो हम इस तरह का डिस्कशन करते थे। उस डिस्कशन के मैं इतना ही बता सकता हूँ कि हमारा जो उस समय मैंने माहौल क्रिएट किया उस समय उस कंपनी में, तो हमारे साथ करीब 4 लोग थे। 4 में से जो हमारा बेस्ट था उन सब ने अपना अपना बिजनेस स्टार्ट किया और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा बिजनेस कर रहे हैं आज की डेट। तो आपके सारे बैचमेट्स यानी बिजनेस मैन ही है आज की डेट में? तो मेरे साथ सारे जो बैचमेट नहीं बोल सकता कि एक हमारा औरंगाबाद में ऑफिस हुआ करता था जिसमें हमारे सीनियर्स थे सिंह साहब, उनके अंडर में हम 4-5 लोग हुआ करते थे। 4-5 लोगों ने अपने अपने एरिया में उन्होंने अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट किया एग्रीकल्चर के अंदर। एक कंसल्टेंट है, 2 मैन्युफैक्चरर हैं और मैं भी खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। और जो मेरे सीनियर हुआ करते थे वो बोलते थे कि यार तू ये क्या कर रहा है, तेरे पास कुछ है नहीं, तू कैसे काम करेगा। मैंने कि ये मेरे को पता है कि आज मेरी तनख्वाह यहाँ पर 35,000 है, तो डेफिनेटली मैं इससे ज्यादा अच्छा कमा सकता हूँ। इसलिए मैंने ये सोच लिया था कि मेरे पास अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं अगर अभी बिजनेस भी करता हूँ तो मैं जॉब तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। अगर मैं बिजनेस करने के लिए अपनी जो मेहनत लोगों के लिए कर रहा हूँ, अगर वो उतनी मेहनत मैं अपने साथ करूँ और अपने लिए करूँ, तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए मैंने 2 साल मैंने सोचा कि मेरे को जॉब ही करना है, तो मैं 2 साल के बाद करूंगा, क्यों ना मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। उस बस ध्येय के साथ मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास इसके लिए पूंजी कहाँ से आएगी, कैसे काम करना है। मैंने मन पक्का कर लिया था कि मेरे को बिजनेस करना है, चाहे भले ही मेरे को कैसे भी करना पड़े। किसी भी हिम्मत मैंने नहीं हारा। और मेरे पास, मैं इतना बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, कि मेरे पास उस समय सिर्फ 60,000 रुपए थे और 40,000 रुपए मैंने और कहीं से व्यवस्था की, घर से व्यवस्था की। घर की स्थिति इतनी गंभीर थी कि वो 1 रुपए भी देने की स्थिति भी नहीं थे, और मैंने सबको त्याग दिया और सबकी बातों को इनकार कर दिया। पर एक चीज जीवन में मैंने सोची कि अगर यहाँ से मैं बढ़ गया तो आगे बढ़ जाऊंगा, अदरवाइज मैं जीवन भर नौकरी करता रहूंगा। 1 लाख रुपए से मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, और मैं अब आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो चैलेंजेस तो है, नहीं, चैलेंजेस हैं और आपने उससे जीत के आप उससे बाहर निकले, तभी आज आप एक 60,000 का जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया था और आज आप 5 CR प्लस टर्नओवर पर हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस बात के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये बिजनेस का कीड़ा जिस तरीके से आप में था, वो आजकल सभी एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं मार्केट में, उनके अंदर एक बिजनेस का कीड़ा बहुत ज्यादा है। तो क्या एक चैलेंजेस है मार्केट में जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करें अपना एग्रीकल्चर बिजनेस, अगर उन्हें स्टार्ट करने का सोच लिया है, तो क्या चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस आपको भी कौन से चैलेंजेस ऐसे लगे? बिजनेस मेरे हिसाब से करना चाहिए, और उस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको उस फील्ड में जहाँ पे अपन को बिजनेस करना है उस फील्ड की पहले प्रॉपर जानकारी लेना चाहिए। वो जानकारी आप कितना भी ले लें, इससे मैं इसमें ये सलाह देना चाहता हूँ सभी को कि वो कम से कम 2 साल, मिनिमम 2 साल वो किसी भी कंपनी में जॉब करे, उसको पूरा पहले समझे। इसमें आपको 2 चीजों की लर्निंग होती है, एक तो मार्केट की भी लर्निंग होती है और उसके साथ साथ आपकी अर्निंग भी होती है। लर्निंग और अर्निंग, ये दोनों के साथ साथ अगर आप 2 साल अगर ये सारा लॉस एंड प्रॉफिट समझ लेंगे, तब आपको एक जीवन में आगे बढ़ने में काफी सहूलियत होगी।
कि मार्केट किस तरह से होता है, मार्केट के अंदर क्या क्या चलता है, किस तरह से हम काम कर सकते हैं, किस तरह से डीलर होते हैं, किस तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अगर स्टार्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा। अगर शुरुआत में अगर आप कुछ करेंगे तो आप 100% इसमें सक्सेस होने की संभावना 1% है। अगर आप 2 या 3 साल अगर इस फील्ड में पहले समझें चीजों को अगर करते हैं तो उसके आपको संभावना 90% बढ़ जाती है कि आप उस बिजनेस को कर सकें। तो अगर किसी को अगर स्टार्ट करना है बिजनेस, तो आपको क्या लगता है कितने इन्वेस्टमेंट से वो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसी का भी स्टार्ट करने? इन्वेस्टमेंट तो इसमें मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो ऐसा है कि आप अगर एक 50,000 रुपए या लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है कि आप शुरुआत में ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग इन द सेंस मतलब आप किसी भी कंपनी से कोई प्रोडक्ट ले लें, उसकी ट्रेडिंग करें जिसमें आपको प्रोडक्शन नहीं करना पड़े, क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत सारा पैसा लगता है, यूज पैसा लगता है। आप 1 लाख रुपए का अगर कहीं से प्रोडक्ट का परचेज कर लें और उसको बेचें, पहले बेचने की कला सीखें। क्योंकि क्या होता है, हम प्रोडक्शन तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, पर अगर आपको बेचने की कला नहीं है तो आप उसका प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए आप पहले बेचना सीखें, फिर उसके बाद बनाना तो बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको बेचने की कला आ गई किसी भी प्रोडक्ट को तो आप बेच तो सकते हैं। अगर बेचना आ गया तो प्रोडक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने में पैसा भी ज्यादा लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर कहीं लॉस हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी गिर जाएगा। इसलिए मेरी सलाह ये है कि पहले आप ट्रेडिंग करें, प्रोडक्ट के बारे में समझें, प्रोडक्ट के बारे में समझने के बाद मार्केट को समझें, कि फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे और आगे को लेके जाए। फिर तो कितना भी आप पैसा लगाओ उतना कम है। वो तो है ही। मतलब हम ये हमारे ऑडियंस को ये बताना चाहते थे कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एग्री बिजनेस, तो वो क्या मिनिमम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो एक जहां तक कि मैं समझ सक रही हूँ, अभी जितना मैंने अपन ने बातचीत करी है, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, यानी कि 50 से 1 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है। वो एक्चुअली आप किसी कंपनी की एजेंसी लेके या कुछ प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करके या कुछ प्रोडक्ट को लेके वो फार्मर लेवल तक प्रचार प्रसार करके भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है और उससे अर्निंग कमा सकता है। अगर जब लगने लगे उसको कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर उसको बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। उसके लिए सरकार भी बहुत सारी सुविधाएं दे रही है आज की डेट में। जो नए नए एंटरप्रेन्योर हो रहे हैं उनको काफी लोन की भी सुविधाएं दे रखी हैं, तो वो उसकी वो जानकारी किसी से भी ले सकता है। सरकार के जो सिस्टम बने हुए हैं उस पर भी मुद्रा लोन हो गया, बहुत सारे लोन की फैसिलिटीज है, अभी वहां से लोन लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो आपको क्या लगता है एक ऐसी टिप जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए हो सकती है, जो कि एक जो भी एग्री एंटरप्रेन्योर है अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, तो इस टिप का तो उनको बिल्कुल विशेष ध्यान रखना ही चाहिए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो क्या ऐसी टिप आप देना चाहते हैं? सबसे पहले तो स्किल उसके अंदर सेल्स की होना चाहिए। सबसे पहला तो मैं यही बोलूंगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा मैं समझता हूँ कि अगर स्किल अगर उसको सेल्स की है, देन उसके बाद स्किल सेल्स के बाद उसके बाद फिर सेकंड स्किल आती है कि जो आप बेचने जा रहे हैं उसको एक्सप्रेशन करने आना चाहिए। आपको उसको एक्सप्लेन करने जब तक नहीं आता है ना चीजों को, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहता हूँ कि आप सेल्स के अंदर इतनी महारत हासिल कर लीजिए कि आपको सेल्स के बाद आपको थोड़ा सा किसानों के बीच में किसी भी क्रॉप के ऊपर आपको बोलने की कला आनी चाहिए, बोलने का नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज आपको बुक से मिलेगा और साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज आपको फार्म पे खुद जाएंगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर ये 2 चीजें आ गई तो आपको जीवन में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो इतने सालों से आप बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अभी मार्केट की क्या डिमांड है, क्या सिनेरियो है मार्केट का, अगर हम एग्रीकल्चर बिजनेस की बात करें? मार्केट का सिनेरियो तो कोरोना के बाद बहुत सारा बदल गया है। सरकार की भी बहुत सारी पॉलिसी बदल गई है। आने वाले समय में जिस तरह से आज बीमारियां, एडल्ट्रेशन और बहुत सारी बीमारियां आज आ गई हैं, तो हम सरकार भी चाहती है कि ऑर्गेनिक के ऊपर खेती हो, ऑर्गेनिक खेती होना चाहिए। सरकार का भी बढ़ावा है। इसमें हम बायो फर्टिलाइजर जो आते हैं उन पर काम कर सकते हैं। साथ में हमारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उस पर काम कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक बहुत सारे कंसेप्ट हैं उस पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह के कंसेप्ट पे जो एक आज के टाइम में ट्रेंड चल रहा है, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो उस पर अगर आप बढ़ते हैं
जिससे देश का भी विकास होगा। सरकार भी चाहती वही है कि उसमें काम करना होना चाहिए, तो केमिकल फ्री भी रहेगा, जिससे अपनी जमीन भी सुरक्षित रहेगी और आप भी कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे जहां तक कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने फैक्ट्स वगैरह पढ़े हैं, कि हमें कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के अंदर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, तो एक लाइसेंसिंग पार्ट, जो लाइसेंसिंग पार्ट होती है, वो करना रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या कैसे प्रोसेस रहती है इस लाइसेंसिंग पार्ट की, किस तरीके से हम उसको सिंपली कर सकते हैं? लाइजनिंग पार्ट का तो ऐसा है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में आपको एक एमएसएमई का एक लाइसेंस लेना होता है, उद्योग आधार जिसको बोलते हैं। उद्योग आधार हो गया, उसके बाद आपका केवाईसी हो गया, इससे आप स्टार्ट करें। उसके बाद एक एग्रीकल्चर, आप जिस जगह पे भी हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर का एक ऑफिस होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट भी होती है। उस वेबसाइट पर जाके हमारे, अगर आपको ट्रेडिंग करना है या एक छोटी मोटी शॉप डालनी है, आपको दुकान डालनी है, तो वहाँ पे एक आपको पेस्टिसाइड लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक फर्टिलाइजर लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो एक मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे फिर वो पीजीआर हो, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, चाहे आपका पेस्टिसाइड हो, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बेसिस पे वो आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर जाके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो आप कर सकते हैं वो। पर ये है कि उसका एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में बिजनेस के अंदर बहुत सारा एडल्ट्रेशन है, बहुत सारे लोग हैं, किसानों के साथ चीटिंग हो रही है। किसानों के साथ चीटिंग ना हो, तो एक पूरा पूरा सिस्टम फॉलो करके ही हमको जाना चाहिए, जिससे आपको व्यापार में कभी भी दिक्कत नहीं आए। अभी जैसे हमें पता चला है हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि गवर्नमेंट अभी बहुत सारे जो भी लाइसेंसिंग पार्ट है वो चेंज कर रही है। एक एफसीओ के माध्यम से भी कुछ इसमें लाइसेंसिंग आ रही है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और कि डिपार्टमेंट तो 10-15 साल से हम लोग इस पर्पस दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे भी कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस में अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं। इसी तरह से बिजनेस में भी कुछ लोग अपने फायदे के लिए, किसानों को काफ़ी नुकसान होता था, इस तरह का लोगों को लगा, सरकार को लगा, सरकार के पास कुछ तरह की इंफॉर्मेशन आई कि कुछ लोग पीजीआर के नाम पर गलत चीज़ें बेच रहे हैं किसानों को। तो इसलिए किसानों ने और सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर इसमें कुछ एफसीओ के अंदर इसको लाने की कोशिश की हो। और एफसीओ के अंदर अभी नया रिसेंटली अभी 15 जून 2016 ये 2021 में एक नया नियम बना था कि पहले G2 लाए, फिर G3 लाए, अभी G3 के बाद एक नया सेगमेंट अभी 16 जून 2025 से चालू हुआ है कि अगर आपको जो भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को आपको बेचना है तो उसको एज ए एफसीओ के अंदर आप उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप इसको बेच सकते हैं। पर एफसीओ के अंतर्गत लाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इन सारी चीज़ों को लेके उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अगर थोड़े से भी लूज कर दिए जाए तो एक छोटा सा जो एंटरप्रेन्योर है इसके अंदर जो आया हुआ है उसके साथ इतने संसाधन जुटाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। लैब लगाना, केमिस्ट रखना और वो सारी चीज़ें करना। पर अगर उसमें थोड़ी सी छूट दे दे तो एमएसएमई के लिए, तो छोटा एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। सरकार सबको एक नज़र से देख रही है, चाहे वो 10 करोड़ का बिजनेस करने वाला हो या 50 करोड़ का करना हो, पर 500 करोड़ का कर रहा है। पर अगर उसमें सरकार की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन, जो एंटरप्रेन्योर नए हैं जो 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक आते हैं उनके लिए कुछ छूट हो जाए, 5 से 10 पर कुछ अलग रहे सिस्टम, और 50 से 100 करोड़ वालों के लिए थोड़ा सा अलग रहे, तो उसको बिजनेस करने में थोड़ा सा सहायता रहेगी। ये मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि इनके ऊपर इतना कड़ाई से नियम ना बनाए कि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे जो उद्योजक हैं, उनको अपना ये बिजनेस बंद करना पड़े। तो सही बात है, फार्मर्स के साथ बहुत ही चीटिंग हो रही है, जिसके कारण फार्मर का प्रोडक्शन तो गिरता ही है, साथ में उसकी जो आमदनी उसने लगाई है उसमें भी उसका नुकसान है, जिससे वो और लॉस में आ जाता है, जिसके कारण जो भी फार्मर की सुसाइड रेट्स हैं अभी काफी फिलहाल कुछ सालों से थोड़े कम हुए हैं। लेकिन फार्मर के साथ चीटिंग तो बहुत ही गलत है ये जो भी कंपनियां करती हैं फार्मर के साथ, क्योंकि फार्मर ही अगला देश का फाउंडेशन है। वो ही अगर स्ट्रॉन्ग में ही रहेगा तो कैसे कोई भी सेक्टर चलेगा।
ये तो मैम आपका कहना सही है, पर क्या होता है कि कुछ लोग इस इंडस्ट्री में जो आए हैं, उन या 2 या 3% लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। ये तो हर बिजनेस में है कि आज अवेयरनेस आ रही है तो इसमें बहुत सारा परिवर्तन भी हो रहा है, सरकार की तरफ से भी कठोर नियम बनाए जा रहे हैं, और जो सही इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं वो एक अच्छा प्रोडक्ट दे भी रहे हैं। और किसान के अभी जो नई युवा पीढ़ी आ रही किसान में, वो भी बहुत सारे वीडियो और गूगल के माध्यम से नई नई जानकारी जुटा रहे हैं, और वो भी अच्छा और बुरे को पहचान जानते हैं। वो अभी बहुत सारा चैलेंजेस है। अब वो पहले वाली स्थिति एग्रीकल्चर में किसानों की भी नहीं है कि बिल्कुल उनको बेवकूफ़ बनाया जा सके। आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, उसमें भविष्य काफ़ी बदला है उनका, और उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन है। तो किसान के अंदर भी बहुत सारी अवेयरनेस आ चुकी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस पर बहुत सारा काम करता है, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां बहुत सारा NGO उस पर काम कर रहा है, उनको नई नई अवेयरनेस दे रहा है। और अभी तो बहुत सारी कंपनी डिजिटली बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रही है। तो किसान अभी पहले वाली कंडीशन नहीं है कि किसान को आप बेवकूफ बना दोगे। आप अगर गलत करोगे तो आज नहीं तो कल आपको इसका लॉस 100% ही होने वाला है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि आप भले कम करें पर अच्छा करें, क्वालिटी के साथ अगर रहेंगे तो डेफिनेटली स्लोली आप जाएंगे और 100% जाएंगे, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो मेरा सभी अपने जो दोस्त हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो उनको मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, आप प्रोडक्शन भले कम करें, थोड़ा कम कमाएं, पर क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज ना करें। ये पहली शर्त अपने बिजनेस के साथ अगर रखेंगे तो डेफिनेटली आप भविष्य में आगे जाएंगे। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का दौर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसान बहुत बढ़ रहा है तेजी से, और उसको मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अभी सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, या अभी कुछ फार्मर ही हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? नहीं, इसमें सरकार की तरफ से बढ़ावा तो मिल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। उसके एक्चुअली जब तक जितने प्लेटफॉर्म नहीं बन से, कि अभी क्या होता है, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान को उसका प्रोडक्शन डेफिनेटली 25 से 30% डाउन हो जाता है, पर जब उसका प्रोडक्शन जो उसकी लागत है उस लागत के अलावा मुनाफा नहीं होगा, तो वो क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो कम से कम कंपनी अभी उसमें जो गवर्नमेंट है, एक अभी ऑर्गेनिक एक प्लेटफॉर्म एक अलग बना रही है, ऑनलाइन भी बना रही है, साथ साथ में मंडी के अंदर भी ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म बना रही है जिसमें उनके उचित दाम मिले। जिस दिन उसको उचित दाम मिलने लगेगा वो ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाह रहा है, हर किसान जाना चाह रहा है, पर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, उसका जो प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू नहीं मिल रही। इसके कारण वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ने में उसको तकलीफ है, क्योंकि वो किसान भी जानता है कि हम केमिकल डाल रहे हैं तो हमारी जमीन भी खराब हो रही है और साथ में लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। वो ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी उत्पादन और प्रॉफिट अगर ये और उसका खर्चा, अगर ये तीनों को कॉम्बिनेशन नहीं जमा तो कोई भी किसान क्यों ऑर्गेनिक करेगा, वो भी केमिकल डालेगा। केमिकल डाल तो पता है कि इंसेक्ट को 2 मिनट में मर जाएगा और मेरा को प्रोडक्शन आ जाएगा, प्रोडक्शन आने के बाद मैं को इस रेट में बेच दूंगा। तो उसको अगर खर्चा अगर उस पर 40,000 रुपये का है, जब तक उसको 40,000 खर्चा करने के बाद अगर 80,000 रुपये का और 90,000 रुपये की अगर उसकी क्रॉप नहीं बिकती है, तो वो क्यों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करेगा, तो वो तकलीफ में आ जाएगा। तो इसलिए अगर किसान भी इसमें वो ऑर्गेनिक करना चाह रहा है, और सरकार की तरफ से उसको एक अलग से मार्केट मिलना चाहिए, उसको रेट मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली को ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना भी चाह रहा है और वो करेगा एक टाइम पे। वो तो है ही कि अभी मुझे लगता है ऑर्गेनिक की तरफ हमें ज्यादा बढ़ावा देना से जमीन की क्वालिटी को देखते हुए, और आगे जो भी चैलेंजेस है सिटीज में जो भी आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग केस और जो भी पेस्टिसाइड थे, कैंसर जितना भी हो रहा है अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ही इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि किसान को मुझे जहां तक लगता है तुरंत रिजल्ट चाहिए। अगर वो कुछ भी पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा है, हर्बिसाइड का छिड़काव कर रहा है, उसे तुरंत रिजल्ट चाहिए। और अगर वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ता है तो उसे हो सकता है कि स्लो रिजल्ट मिले, थोड़ा सा स्लो हो वो प्रोसेस। तो आप क्या सलाह देना चाहते हैं किसानों को कि इन चीजों पर तो उनको खेती करते समय ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले किसानों को मेरा तो ये कहना है, पर तो पहले अपने किसानों को ये फसल खत्म होने के बाद उसको सॉइल टेस्टिंग कराना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग कराने से उसको ये पता चलता है कि हमारी ज़मीन में सिस न्यूट्रिशन की वैल्यू की कमी है। उसके साथ साथ CN रेशियो होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का
एक रेशियो होता है, CN रेशियो का पता होना चाहिए इसको। pH क्या है, अगर pH कम है तो क्या करना चाहिए, pH ज़्यादा होगी मिट्टी की तो क्या करना चाहिए, अगर वो इसका पहले ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर गोबर की आज सड़ी खाद डालना चाहिए, अगर वो नहीं होती है तो भी बर्मी कंपोस्ट हो गया या केचुए वाली खाद हो गई वो डालना चाहिए, नीम खली डालना चाहिए। साथ में उसको फिर बायो फर्टिलाइजर बहुत सारे ऐसे आ गए हैं वो यूज़ करना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का अगर वो बढ़ावा करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती करने में कोई कठिनाई भी नहीं आएगी और उसके प्रोडक्शन में हो सकता है पहले साल 20 साल थोड़ी की प्रॉब्लम आए, पर आने वाले 2 या 3 साल के बाद उसकी प्रोडक्शन में भी गिरावट नहीं आएगी। ये और केमिकल का अभी क्या हो गया, हम इतने सालों से केमिकल देते देते हमारी जमीन एक इस तरह से केमिकल पूरी रसायन उसके अंदर चला गया है, अभी ऑर्गेनिक का तुरंत रिजल्ट भी नहीं आता है। अगर कुछ केमिकल और कुछ ऑर्गेनिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके तो काम करता है और धीरे धीरे वो केमिकल को कम करता जाए, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ता जाएगा, तो उससे उत्पादन भी नहीं घटेगा उसका तुरंत और उसको मार्केट में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी रेट्स की भी, और उसका काम भी चलता रहेगा और धीरे धीरे हमारी जमीन का परिवर्तन भी होता चला जाएगा। इस तरह से अगर वो काम करेगा तो कुछ स्टेटों में सरकार के द्वारा ही, जैसे उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, जो पूरा ऑर्गेनिक उन्होंने स्टेट बना दिया है, वहाँ के ऑर्गेनिक के हिसाब से उसे सरकार उनको बढ़ावा देती है, तो उनको अलग के रेट प्रोवाइड करवाती है प्रोडक्ट के, जिससे उनको फायदा होता है। तो इस तरह का अगर सरकार की तरफ से कुछ इन्हें के तरीके से आते रहेंगे तो ऑर्गेनिक की तरफ डेफिनेटली चीजें बढ़ेंगी। बिल्कुल सही बात है। सरकार भी जहाँ तक कि मुझे लगता है इसको ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे रही है डेफिनेटली, और जहाँ तक हो रहा है सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है फार्मर्स की तरफ कि वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े। और ऑर्गेनिक खेती के लिए किसान को तो मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि वो उसको प्लानिंग से करें, दो भी खेती कर रहे हैं एक प्लानिंग से करें, मार्केट के डिमांड और सप्लाई को देखते हुए करें। जो भी जैसे कोई भी फार्मर है सोयाबीन की फसल ले रहा है तो सोयाबीन की फसल ना लेते हुए कुछ और भी फसल ले साथ ही साथ, जिससे उसकी आमदनी उसमें बढ़े। उसके लिए उसको क्या करना चाहिए कि हमारे पास रकबा कितना है जमीन का, उस रकबे के हिसाब से हमको कितनी मेहनत करनी है। हमको कुछ डिफरेंट वेराइटीज की क्रॉप लेना चाहिए, साथ में कुछ स्पाइस की क्रॉप होगी, कुछ हॉर्टिकल्चर हो गया, अभी मत्स्य पालन भी कर सकता है, बहुत सारे अभी ऐसे सेरिकल्चर हो गया, अगर वो मधुमक्खी पालन भी करता है तो इन सब चीज़ों से उसका उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। और साथ में कुछ ऐसी फसल ले प्रैक्टिस के रूप में पहले कुछ करके देखे, आधा एकड़ 1 एकड़ में करके देखे कि इससे हमको क्या उत्पादन हो रहा है। अभी तो बहुत सारी ऐसी फसलें आ गई है जिसमें बहुत सारा उसको प्रॉफिट हो सकता है, तो उसकी तरफ उसको मूव करना चाहिए। पर उसके लिए थोड़ा सा उसको रिस्क भी लेना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मेहनत किए बगैर तो कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर डेफिनेटली अगर वो मेहनत करेगा तो आज के दिन में लोग एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा स्कोप है, किसानों के लिए भी और सबके लिए, और ऐसा बिजनेस है ये तो ये जीवन भर चलने वाला है, ये तो कभी इसका स्कोप तो खत्म होने ही वाला नहीं है। एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा स्कोप है इसका। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ऑफ फार्मिंग किस तरीके से हो सकता है? क्या क्या फार्मर्स कर सकते हैं इनोवेटिव फार्मिंग से लेते हैं? फार्मिंग में तो अभी बहुत सारा स्कोप है, जैसे आपका पॉली हाउसेस हो गया, पॉली हाइड्रोपोनिक्स हो गया, उसके बाद आप मशरूम की खेती भी कर सकते हैं जिसमें आपको मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट मिट्टी की हो सकती है। अभी बहुत सारा इसमें नया इवेंट हो रहा है, उस इवेंट के माध्यम से आपको इतनी जानकारियां हैं इसमें तो मैं बता नहीं सकता हूं कि किसान करोड़ों रुपए कमा रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो सिर्फ आपको अपनी स्किल बढ़ानी है, और इसके अंदर आज के जो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर की तरफ देख रहे हैं, इसमें आना चाहते हैं, पर उनको उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि इसको कैसे करें। तो इसमें जो इतने सामने से किसान भाई लगे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सरकार भी चाहती है कि पॉली हाउसेस लगाएं, आप हाइड्रोपोनिक्स खेती करें, उसमें फिश पालन करें, मधुमक्खी पालन करें। उसके बाद एग्रीकल्चर में तो इतना स्कोप है आज के डेट में, वहीं पे अगर आप फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगा लेते हैं, जैसे आपने कोई प्याज लगाया, कोई लहसुन लगाया, कोई आपने चिली लगाया, टमाटर लगाया, तो उसी के साथ आप फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगा लेंगे तो आपके प्रोडक्शन का रेट कई गुना बढ़ जाता है। तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सब्सिडी हैं इसके लिए, किसानों के लिए
अभी एफपीओ चल रहा है किसानों के लिए। एफपीओ के माध्यम से वो किसान का एक समूह बना के उसको बिजनेस को आप पूरा एक सरकार की तरफ से उसको बहुत सारी इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि ये किसानों का एक समूह बने। एफपीओ के माध्यम से उनको खेती से लगी हुई सारी चीज़ें, औजार हो गए, चाहे वो पेस्टिसाइड हो गया या फर्टिलाइज़र हो गया या बायो फर्टिलाइजर हो, कम रेट में मुहैया कराया जाए और उनको अच्छी जानकारी भी दी जाए। और नाबार्ड के थ्रू उनको सारा सब्सिडी की सब्सिडाई ही हो रहा है और वो एक अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन से लेके और खेती से लेके प्रोडक्शन तक, एंड प्रोडक्ट तक वो उसके लिए सरकार इजीली काम कर रही है। सिर्फ आपको उसकी अवेयरनेस को बढ़ाना है और उसका फ़ायदा सरकार के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है उनका लेना है। सरकार भी इसमें बहुत इनिशिएटिव स्कीम्स दे रही है और यहाँ तक कि स्कीम्स के अलावा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रही है। जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, एग्रीकल्चर वाले जो हैं, जिनको सीखना है जो भी नई खेती के बारे में, उसके बारे में भी ट्रेनिंग कर रही है। तो सभी लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। अगर मैं समझती हूँ कि अगर आपको मार्केट में कहीं स्टैंड करना है, अपनी पोजीशनिंग बनानी है, तो एक आपको आउट ऑफ बॉक्स आइडिया निकालना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, हटके करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में आपकी एक पोजीशनिंग होगी और आपको लोग जानेंगे और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट एंड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सुरेंद्र कुमार बंसल सर, AKA माय फादर। आप हमारे पॉडकास्ट का है और हमारे ये व्यूअर्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, एग्रीकल्चर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, जो भी नए फ्रेशर्स में फार्मर्स हैं। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों तक पहुँचे जिनको ये सुनना चाहिए और इससे प्रेरणा मिले और वो जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद। जो भी मेरी आवाज़ यहाँ तक जिनके पास पहुँच रही हो वो मेरी बात को समझे। अगर उनको और भी कोई भी समस्या दिक्कत हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरी कंपनी की मेल आईडी है bhumiagroindustry@gmail.com। इससे वो मेल कर सकते हैं। मेल कर भी अगर उनको किसी भी तरह की समस्या है बिजनेस को लेके या बिजनेस से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो मैं उनको दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो उसमें क्या मेरा कोई चार्ज नहीं रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो एग्रीकोच भाई मेरे जो अभी नए बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनको यही बोलूँगा कि पहले 2 या 3 साल तक सारी चीज़ों को सीख लें अच्छी तरह से, कहीं जॉब करके ट्रेनिंग लें, देन उसके बाद किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप 100% सक्सेस होंगे। ऐसा मेरा आपसे वादा है। तो आज आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया उसके लिए धन्यवाद। और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई। और मैं इतना ही शब्द बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। उम्मीद है आज के इस एपिसोड में आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल एग्रीकल्चर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, मार्केट में जो भी चैलेंजेस हैं उनको अवॉइड करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है जो भी नए फ्रेशर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनको जीवन में एक नई राह मिली हो। तो इसी तरीके से चाय की हर चर्चा पर ऐसी ही नई बात करने के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर दें। आपको भी लगता है कि आपकी ये स्पेशल बात देश के किसान भाई, यंग एंटरप्रेन्योर्स और न्यू एग्रीकल्चर स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए, तो नीचे दी गई मेल आईडी पे आप मुझे रीच कर सकते हैं। थैंक यू।